हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। देखिए दोस्तों, वेटिंग के बारे में लगातार आपके क्वेश्चन चल रहे थे कि वेटिंग कितनी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, वेटिंग अब की बार हर विषय की अगर तुलना करें तो करीब जो रेशो आता है 5% के आसपास रेशो आता है कि 5% के इर्द गिर्द वेटिंग हर विषय में निकलेगी। जिसका उदाहरण मैं आपको विज्ञान के माध्यम से बताता हूँ। जैसे विज्ञान में अगर देखें तो करीब 60-70 के आसपास वेटिंग निकलने के पूरे पूरे चांस हैं, सभी कैटेगरियों को मिला के, चाहे बॉय हो गर्ल हो, सभी को सम्मिलित रूप से। और इसी एग्जाम्पल के तहत आप अपनी अपनी विषय में कितनी कितनी आपकी सीट थी उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, जो 5% आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में बॉय, इसमें सबसे ज़्यादा बैटिंग निकलने के चांस हैं। दूसरे नंबर पर जनरल बॉय, इसमें बैटिंग दूसरे नंबर पर रहने के आसार हैं। इसके बाद आते हैं ओबीसी फीमेल और फिर जनरल फीमेल, और 5वें नंबर पर एससी कैटेगरी आती है बॉय। तो इस तरह का ये क्रम देखने को आपको मिलेगा। यानी जो सीटों का एक विवरण कहें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5% का एक अनुमान है वेटिंग निकलने का। और इतनी क्यों निकल रही है उसके पीछे कारण है। एक तो थर्ड ग्रेड में जो लगे हुए थे रीट 2018 या फिर 16 वाली भर्ती भी, तो काफ़ी भाई बहनों का चयन हुआ है। अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो अभ्यर्थी, सपोज करो घर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, या मेरी तरह मैं जैसे आज की पोजीशन में 170 किलोमीटर पर हूँ, और अब जैसे मुझे आज की पोजीशन में 600 किलोमीटर दूर, और वो भी डार्क जोन ज़िला मिल जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ काफ़ी भाई बहनों के सामने चुनौती के रूप में आई हैं। तो अब थर्ड ग्रेड को छोड़कर सेकंड ग्रेड में जाना, वो भी डार्क जोन में जाना, तो इस संदर्भ में सभी ने लगभग उस सेकंड ग्रेड को त्याग दिया है। मेरी तरह मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं भी जिस भर्ती में फ़िलहाल हूँ यहीं पर संतुष्ट हूँ, और मैं भी डार्क जोन नहीं जाना चाहता। इसी तरह काफ़ी भाई बहन हैं। मैं खुद ओबीसी की बता देता हूँ आपको। विज्ञान में 4 तो मेरे बिल्कुल खास मित्र हैं, तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है सेकंड ग्रेड को। इसी तरह में जो आपको समझने वाली बात है, एससी और एसटी और एमबीसी, यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या है, जो मंडल आवंटन हुए हैं वहाँ पर मेरिट प्लस वर्गवार आरक्षण को महत्व दिया गया है। जैसे आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मेरी जैसे रैंक थी 608, या किसी की 650, 550 तक भी थी, तो उनको अपनी इच्छित चॉइस का मंडल नहीं मिला। और जबकि एससी और एसटी कैटेगरी को देखें तो लगभग लगभग सभी को अपना मंडल मिला है, क्योंकि वर्गवार आरक्षण भी दिया गया है। तो उस संदर्भ में करीब जैसे हमारी 600 रैंक आती है, तो 900 950 रैंक तक को उनको, जैसे अब जयपुर मंडल से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर मिला है। काफ़ी उदाहरण देखने को मिले हैं। तो इसीलिए ओबीसी और जनरल और एससी बॉय में, यानी यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट ज़्यादा निकलती दिखाई देगी। वो कैलकुलेशन आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण और देता हूँ। जो एक अभ्यर्थी से दूसरे अभ्यर्थी में जो पॉइंटों का जो फर्क है, अब देखने में आया है, जैसे 605 रैंक है, उसके करीब मेरे से पॉइंट 33 मार्क फर्क फालतू हैं। और यानी कह सकते हैं कि पॉइंट 20, पॉइंट 30 इतने तक इर्द गिर्द में, पॉइंट 21, 25 इतना एक फासला आ रहा है एक अभ्यर्थी के बीच में। ओबीसी की बात है। तो अब आप देखेंगे एससी और एसटी में, तो वहाँ पर एक एक अभ्यर्थी में काफ़ी फासला देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या होती है कम, और ओबीसी में ज़्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा कम रेशो निकल रहा है। ये तो हुई विज्ञान की बात। अगर आप हिंदी और सामाजिक जिनमें
अभ्यर्थियों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हो सकता है आपको पॉइंटों में आपको दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट का एक खेल होता है। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं सीट के हिसाब से, पॉइंट 3 इस हिसाब से गुना करके कि हाँ हमारा सिस्टम बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है। फिर भी मैं ये मानता हूँ, जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इस तरह की विषयों में करीब एक डेढ़ नंबर तक आराम से एक डेढ़ नंबर तक वेटिंग लिस्ट निकलेगी नॉर्मली रूप से। जो रिजर्व लिस्ट में जो आज की स्थिति में हैं और उनके मार्क मेन लिस्ट से देखने को ये मिले हैं, यानी मेन मेरिट से यदि आपके नंबर अंडर एक मार्क के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, जो मैंने अनुमान लगाया है। इसी के साथ जो भीड़ वाली सब्जेक्ट है जैसे सामाजिक, हिंदी, यहाँ पर आप कम से कम पॉइंट 30 या पॉइंट 25, पॉइंट 20 इतना मान सकते हैं। पॉइंट पे डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी अभ्यर्थी आ जाते हैं, तो ये एक रेस होता है। तो वेटिंग वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। अब बात करता हूँ, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी अपनी विषय के आपके वही कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस विषय से आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क मेन मेरिट में जो आपकी कट ऑफ कितनी गई है और आपके कितने आ रहे हैं, माइनस करके लिखें भाई इतने नंबर से हम रह रहे हैं, जिससे एक आंकड़ा और सामने निकल के आए। तो आपको वेटिंग का एक ऑटोमेटिक पता लग जाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में एक दूसरे अभ्यर्थियों के मार्क देखेंगे, हाँ भाई इतने इतने इनके आ रहे हैं तो हमारे ये चांस बन सकते हैं। इसमें ये मायने नहीं रखता कि भाई मेरी मेरिट इतनी है और या ओबीसी की वहाँ से मेरिट स्टार्ट हो रही है, इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं देखें। अब मार्क्स आपके सामने हैं, आरपीएससी ने मार्क डाल ही दिए हैं, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है कि कम से कम 5% सीट खाली देखने को आपको मिलेंगी। दूसरी बात, संस्कृत विभाग वो भर्ती भी साथ में चल रही है। सपोज करो किसी को वर्तमान में डार्क जोन मिल गया और वो माध्यमिक विभाग की जो भर्ती है इसमें भी चयनित है और संस्कृत विभाग की में भी चयनित है, तो यदि संस्कृत विभाग में उसे पास मिल रहा है तो वो इसे छोड़कर उसमें जाएगा। तो ऐसे आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से वेटिंग का जो रूप आपको देखने को मिलेगा करीब इतना मिलेगा, और 5% भी काफ़ी होता है मित्रों। तो वेटिंग तो जब आएगी निकलती रहेगी। हाँ, एक बात और, मैंने कमेंट बॉक्स में बताया था, काफ़ी भाई बहनों ने पूछा कि वेटिंग कब तक आएगी, तो मैंने दिसंबर का नाम लिया। तो काफ़ी भाई बहन कह रहे थे कि आप एक्सटेंशन ले रहे हो। अरे मैं कुछ भी एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं जब ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो एक्सटेंशन क्यों लूँगा, ये आप सोचने वाली बात है। और मैंने दिसंबर इसलिए बोला है क्योंकि 30 सितंबर तक तो आप देख ही रहे हैं कि मेन सूची में जो चयनित हैं सभी ज्वाइनिंग लेंगे। उसके बाद क्या होता है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पी वाले थे या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, तो उनकी अभ्यर्थना अब आरपीएससी भेजेगा और उनके मंडल आवंटन भी होंगे, काउंसलिंग भी होगी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जितना समय इसमें लगा है उतना लगेगा, वो काम बहुत जल्दी होगा, यानी 15-20 दिन तो कम से कम उसमें भी प्रक्रिया में लग जाते हैं। जैसे मान लो अभ्यर्थना भेजी, 2-3 दिन का टाइम दिया भाई, मॉड्यूल में आप जो शेड्यूल है तो वहाँ पर आप भरें कौन सा आपको मंडल चाहिए, चॉइस भरवा ली। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोग्राम रखा जाएगा वो भी 2-3 दिन का सीमित रहेगा, और जिस तरह यहाँ पर एक महीने दे दिए गए भाई आप नियुक्ति करें, लेकिन वहाँ पे 6-7 दिन देंगे, तो यानी कह सकते हैं कि 15-20 दिन का एक प्रोग्राम होगा, तो उनको भी लेंगे। फिर ये मंडल आवंटन जो अब हुए थे वर्तमान में जो चल रहा है ये हो गए। उसके बाद 15-20 दिन के अंदर इनको सूचना भेजनी होती है सीबीओ द्वारा, यानी जितने भी सीबीओ संयुक्त निदेशक को सूचना भेजते हैं, वहाँ से निदेशालय जाती है सूचना कितने कितने पर वेटिंग निकलनी है, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, वो सब सूचना फिर आरपीएससी जाती है कि आप इतने पे वेटिंग निकालें। तो आप खुद ही एक अनुमान लगा लो कि अक्टूबर में जो भी जहाँ से भी आपको न्यूज़ मिल रही है मीडिया के माध्यम से कि अक्टूबर में वेटिंग आ जाएगी, तो कैसे आ सकती है, आप खुद इस चीज़ को सोचें। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि दिसंबर में भी 15 तारीख के आसपास यानी आपको देखने को मिलेगा, जो मेरा एक अनुमान है। तो ये भी कोई ज़्यादा लेट नहीं है, 30 सितंबर तो ये हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर या और वो
यानी करीब 2.5 महीने का समय आराम से लग सकता है। तो दोस्तों थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ आप रीट की तैयारी भी करें। और रीट में आपको पता है कि एक पेपर ये होने वाला है जिसमें आप आराम से अब तैयारी कर सकते हैं। जो चिंता लगातार थी कि भाई कहीं 2 पेपर नहीं हो जाए, तो वेटिंग में जो आपका ये होना है वो तो आप स्वतः ही छोड़ दें और अपनी नेक्स्ट तैयारी भी करें। धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको वेटिंग के बारे में बताया। लगातार काफ़ी सवाल पूछ रहे थे, तो आप अपना अपना अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। अगेन सभी भाई बहनों को धन्यवाद।